हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन में। आपको पता होगा कल वाला शाम का वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पाया था, बट आज हम इसको अपलोड कर रहे हैं और कल वाला जो कंटेंट रह गया है उसको भी हमने आज के वीडियो में मर्ज कर दिया है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यार। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं जिस वजह से कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज भी वो समस्या बन रही थी, लेकिन यार मेरा मन था लेक्चर रिकॉर्ड करना और बीच में हम लोगों ने लेक्चर को अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली शाम वाला, तो ये रोकना नहीं चाहता मैं। लगातार चलेगा और ये सेशन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा शाम को। हम शाम को टाइम रख चुके हैं 8:30 बजे, बट देखो वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, एडिट करने में, डिकोड करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो लगभग यहाँ पे 8:30 से 9 के बीच में आपको ये जो वीडियो है वो डेली बेसिस पे मिल जाया करेगा रोजाना शाम को। और मॉर्निंग में आपका द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। कहने का मतलब है ये दो वीडियोस अपने शेड्यूल में आपने ऐड कर लिए हैं और किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप यहां पर लेके चलिए। आपके हर एक करंट अफेयर के जो आर्टिकल्स है वो यहां पे कवर हो रहे हैं विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मॉर्निंग वाले वीडियो में तो एक सोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी इवनिंग वाले वीडियो में दोस्तों केवल हम इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, इसके साथ साथ बाकी बचे कुचे जितने भी सोर्सेस हैं जिसके जगह जगह पे वीडियो अपलोड होते हैं, पीआईबी के एनालिसिस अलग जगह जगह पे डल रहे होते हैं। हर एक चीज़ के एनालिसिस अलग अलग होते हैं। इससे अच्छा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यार डेली कंज्यूम कर लो। तो यहाँ पर ये डेली बेसिस का कंपाइलेशन है जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, हिंदुस्तान, डाउन टू अर्थ सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स जो काम के हैं उनका बैकग्राउंड डेटा के साथ में एक्सप्लेनेशन डेली बेसिस पे शाम 8:30 से 9 के बीच में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों हमने क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। कहने का मतलब है प्रीलिम्स रैपिड फायर क्विज जो डायरेक्ट में क्वेश्चन दे देता था, आपके सामने ऑप्शन होते थे और बहुत इजी क्वेश्चन मिलते थे, ऑप्शन देख के आप उसका आंसर दे दिया करते थे। बट चीज़ें आज थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ों को सुनना है। आपकी मेमोरी टेस्टिंग की जाएगी, कंसंट्रेशन पावर टेस्ट किया जाएगा। लास्ट में देखेंगे आप इनमें से कितने क्वेश्चन याद रख पाते हैं, कितने नहीं याद रख पाते। डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं होगा। तो इस वजह से बिल्कुल अपना दिमाग खोल के हर एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हुए चलना और ध्यान से समझते हुए चलना। दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे हमारे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। थंबनेल में जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा है 4500 साल पहले के लोगों के बारे में बात हो रही है। यानी दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अभी बेसिकली क्या होता है, ये जो इमेजेस आप अपने सामने देख पा रहे हो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जनरेट की गई हैं। और ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको गूगल पर मिल जाएंगी। सवाल यह है हम इसको आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी डिस्कवरी को लेकर 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस वजह से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो खबर यही रिसेंटली पब्लिश हुई थी कि 20 सितंबर 2024 को 100 साल पूरे हो चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की। क्योंकि ये डिस्कवरी दोस्तों प्रॉपर तरीके से हुई थी, यानी इसका अनाउंसमेंट हुआ था सर जॉन मार्शल के अनाउंसमेंट के बाद में, और ये अनाउंसमेंट किया गया था 20 सितंबर 1924 में। तो आज 20 सितंबर 2024 जो निकल चुका है उस तारीख को टोटल 100 ईयर्स हो चुके हैं। इस वजह से इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ पहली चीज़, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बचपन में इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। आज वही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ती हैं। सभी के साथ में होता है। अब दोस्तों ये जो सभ्यता है ये थी क्या, कैसे लोग रहा करते थे, इसके बारे में जानकारी दी है। जैसे कई सारे बाहर से विदेश से लोग आए, है ना, लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने राज किया। वो बताते चले गए कि भाई हम आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी और वो यहाँ पर किस तरीके से सभ्यता थी। आज दोस्तों दुनिया में वैसे तो आपने बहुत सारे सिविलाइजेशंस के नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत कम सिविलाइजेशंस है जो एग्जैक्टली सिविलाइजेशन कहलाते हैं। अभी उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। नहीं तो फिर काफ़ी सारे सिविलाइजेशन थे उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, चेंजेस हो गए, वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर पाए। और आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस माने जाते हैं, मेजर सिविलाइजेशन, उसमें भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। और बताया जाता है खोज करते करते दोस्तों इस सभ्यता की 2000 से ज़्यादा अलग अलग साइट्स मिली, अलग अलग जगह मिली। वहाँ पे हमें पता चला कि आज से इतने सालों पहले यहाँ पर किस तरीके से लोग रहा करते थे। 4500 साल पहले भी दोस्तों किस तरीके की वो टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ किया करते थे।
और बताया जाता है कि आप सोच रहे होंगे यार 4500 साल पहले की बात हो रही है, रहना सहना क्या होगा, ऐसे ही रहते होंगे। लेकिन उनका जो प्लानिंग था वो बिल्कुल यहाँ पर शहरों की तरह था। आर्किटेक्चर यहाँ पर किस तरीके था, वही सब चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाई जाती है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पूरा सिविलाइजेशन का साइट है वो 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। और कहाँ कहाँ पर, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब आज के समय पर हम इसको इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देख रहे हैं। पहले ये पूरी की पूरी एक यहाँ पर सभ्यता हुआ करती थी, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको पता कर सकते हैं। अफगानिस्तान में ज़्यादा साइट्स नहीं है, ज़्यादातर साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मिली हैं वो आपको पाकिस्तान और भारत में ही देखने को मिल जाएंगी, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सर हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? इसको नाम दे दिया गया यार, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जगह मिली है, ये जितने भी साइट्स आप देख पा रहे हो, जगह कालीबंगन का नाम आपने सुना होगा, हड़प्पा का नाम सुना है, रोपर सुना है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, चनुदड़ो, मोहनजोदारो, ये सब जगह दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। ये सब कॉमन क्या दिख रहा है इन सब में, वो दिख रहा है ये इंडस नदी जो है, इंडस नदी के आसपास हैं सारी की सारी साइट्स। इस वजह से, क्योंकि इंडस नदी के किनारे हैं, तो इस वजह से इसको यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। लेकिन हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हड़प्पन सिविलाइजेशन हो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, दोनों के दोनों एक ही सिविलाइजेशंस हैं, क्योंकि इंडस नदी के किनारे फैला हुआ था, इस वजह से हमने ये नाम यहाँ से दे दिया। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम्स की, तो दुनिया में 4 बड़े सिविलाइजेशंस की बात होती है। एक तो यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है इजिप्ट का, तीसरा मेसोपोटामिया, और चौथा दोस्तों चाइना वाला सिविलाइजेशन। अगर आपको पर्टिकुलरली मैं मैप में दिखाऊं तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में इनकी बात होती है। वैसे तो बहुत सारे सिविलाइजेशन रह जा चुके दोस्तों, इनमें मेजोरिटी की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसको एक प्रॉपर मान्यता मिली है कि हाँ वाकई में सिविलाइजेशन था, क्योंकि बाकी अगर आप देख पाओगे तो इनमें चेंजेस हुए। तो एक तो इजिप्ट वाला हो गया, नाइल नदी के आसपास जो फैला हुआ था। एक मेसोपोटामिया आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, वेस्ट एशिया वाले रीजन में, जो आज के समय पर इस वाले रेंज में आता है, जहाँ पे ईरान वगैरह है। फिर इधर आपको देखने को मिल जाएगा इंडस वैली वाला, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। चौथा आपको देखने को मिलेगा चाइना वाला सिविलाइजेशन। उसके बाद इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मीजो अमेरिकन, माया सिविलाइजेशन। मायंस के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वही कैलेंडर वाला, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो यहाँ पर कैलेंडर इन्होंने बनाया था। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी इन माया सिविलाइजेशन वाले लोगों की। उसके अलावा यहाँ पर इंडियन रीजन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ सिविलाइजेशंस थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 4 सिविलाइजेशंस की बात करते हैं जब भी यहाँ पे मेजर सिविलाइजेशंस का डिस्कशन होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्कवरी के दौरान हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वहाँ पे पाया है जिसमें ब्रॉन्ज मिला हुआ था। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं, अलग अलग चीज़ें मिली हैं, स्टैचूज मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। उन सब से हमने पता लगाया है कि आखिरकार वो किस तरीके से रहते होंगे, किस पैटर्न को फॉलो करते होंगे। आज तक हम चीज़ें खोज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस डिस्कवरी के दौरान कॉपर बेस्ड एलॉयज मिले हैं, कॉपर मिला हुआ कई सारा जो सामान है वो यहाँ पर मिला है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी बात होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो एक इंसान का नाम हम नहीं भूल सकते, उनका नाम है दयाराम साहनी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा को दोस्तों खोज के निकाला 1921 से लेकर 22 के बीच में। दूसरे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे रखलदास बनर्जी। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों खोजा मोहनजोदाड़ो को, इसकी शुरुआत की खोजने की 1922 में। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ का नाम बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं होगा। उसके अलावा सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, है ना, इनके पास में भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ पर इस डिस्कवरी को लेकर बहुत सारे एक्सकेवेशंस करें और यहाँ पर खोजें। और ये हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी पढ़ाया था ना, यहीं पर मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, क्योंकि अनाउंसमेंट इसका इन्होंने ही, सर जॉन मार्शल ने किया था। तो इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद बहुत सारी खोज की गई। फिर दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अब जो हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों, ये 3 फेजेस में बटी हुई है। जब स्टार्टिंग का फेज था अर्ली फेज, जब ग्रो कर रही थी, जब अपने मैच्योरिटी वाले पीक वाले फेज पे आए, और फिर उसके बाद जब ये पूरी डिक्लाइन हो गई, यानी खत्म सी हो गई। तो ऐसे 3 फेजेस में बटी हुई है। जो अर्ली फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो 3300 से लेकर 2600 BCE के बीच का है। यहाँ पे कुछ अर्ली साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे यहाँ पर कालीबंगन, धोलावीरा, हड़प्पा, ये सब दोस्तों अर्ली फेज के टाइम पीरियड की हैं।
फिर आता है इसका एक मेच्योर फेस, जहाँ पे बहुत बड़े दायरे में पूरा का पूरा यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फैल चुका था, बलूचिस्तान तक जा चुका था, गुजरात, यूपी, सब जगह रेंज में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लेट फेस वाला 1900 से लेकर 1300 बीसी के समय का है, जब हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू हुआ। यहाँ पे बहुत सारी जो साइट्स हैं वो सीधा यहाँ पर साइज़ में कम होती चली गई, बहुत सारी चीज़ें बदली, है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, क्लाइमेट के इश्यूज़ की वजह से एग्रीकल्चर पैटर्न्स भी चेंज हो गए और धीरे धीरे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। आगे तो पढ़ेंगे ही हम इसके बारे में। तो ये जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है, इसको बस खाली यहीं पर लिखित में प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। अब सुनिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। वैसे तो मैंने बोला ना 2000 से ज़्यादा अलग अलग साइट्स खोजी गई हैं। यहाँ पे जब भी हम एग्जामिनेशन को देखते हैं, या तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाने वाली साइट्स हैं वो ये हैं। पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है, इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हड़प्पन एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये किसने खोजी थी? दयाराम सानी ने खोजी थी 1921 में। यहीं से शुरुआत होती है चीज़ों को खोजने की। तो पहले व्यक्ति ये थे जिन्होंने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा खोजा, जो कि रावी नदी के किनारे है। फिर मोहनजोदाड़ो दूसरी साइट है दोस्तों, उसको किसने एक्सकेवेट किया वो यहाँ पर आप देख पाओगे, उनके नाम लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुतकयेंदुर, फिर उसके बाद चनुदोड़ो, अमरी, देन कालीबंगन, लोथल, उसके बाद यहाँ पर है सुरकोतड़ा, बनावली, दायमाबाद, देन धोलावीरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं उन नदियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने एक और लिस्ट आपको दे दी है ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सको। अच्छा, इस वाली लिस्ट और इस वाली लिस्ट में फ़र्क क्या है? यहाँ पे तो बस खाली साइट के नाम दिए गए हैं, किसने खोजा है उनके नाम दिए गए हैं, और कौन सी नदी के किनारे कौन सी साइट खोजी गई है वो पता चला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किस साइट में क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो पता चला है। इसमें ये चीज़ ऐड है, इस वजह से ये वाला फोटो भी मैंने आपके सामने लगा दिया है ताकि कंटेंट में जरा सी भी कमी ना रहे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई हड़प्पा को किसने खोजा और कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे मिला, लेकिन इसमें इस वाली साइट पे मिला क्या क्या हमें? उस टाइम के ग्रेनरीज वगैरह जहाँ पे लोग अनाज रखा करते थे, बुलक कार्ट्स देखने को मिली हैं, सैंडस्टोन के स्टैचूज यहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, अगेन ग्रेनरी मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल बन चुका है। सील ऑफ पशुपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा अ पीस ऑफ ववन क्लॉथ, ऐसी कई सारी चीज़ें मिली हैं जो दर्शाती हैं उस समय पर इंसानों का रहने सहने का पैटर्न। फिर यहाँ पे दोस्तों जैसे ये वाला पर्टिकुलर साइट है, तो इसमें यहाँ पर एक ट्रेड पॉइंट मिला है कि भाई जो हमारी दूसरी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामियन था, उनके साथ में व्यापार भी हुआ करता था। तो व्यापार को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको यहाँ पर मिली हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक जो डॉग है वो कैट को चेस कर रहा है, उसके फुटप्रिंट्स वगैरह मिले हैं, बीड मेकर्स मिले हैं, ऐसी कई सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर खोजे गए हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी लिस्ट है आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है, इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी पूरी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या फीचर थे, लोग कैसे रहा करते थे, ज़रा ये समझना दोस्तों। पहले आता है, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं पहले उनकी टाउन प्लानिंग आती है। तो टाउन प्लानिंग में यानी किस तरीके से उनका रहना सहना था, शहर कैसे बसा रखा था। तो दोस्तों एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था, एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, ये है, ऐसा पूरा शहर उन्होंने बसा रखा था। इससे भी बढ़िया फोटो यह है, देखिए ये AI जनरेटेड है। एक ऊपर वाला हिस्सा हुआ करता था, एक नीचा हिस्सा हुआ करता था। जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ करता था इसको बोलते हैं सिटाडेल, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। जो सिटाडेल है वो रेस प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था, इसमें बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग, मार्केट एरियाज वगैरह हुआ करते थे, या जो रूलर हुआ करते थे उनके घर हुआ करते थे, बड़े लोग। बाकी यहाँ पर एक निचला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जो पूरा ग्रिड पैटर्न में। और एक चीज़ आप देख पाते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उन्होंने पूरा शहर बसाया है अपना, उसके चारों तरफ यहाँ पर बाउंड्रीज आपको नजर आएंगी, और बीच में यहाँ पर एक गेटवे हुआ करता था अंदर एंट्री करने का। पूरे एरिया में, पूरे टाउन के अंदर में एक ही गेटवे है जिससे एंट्री आती थी। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। ड्रेनेज पैटर्न है, नालियाँ प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं, ये आप देख पाएंगे। ये घर बने हुए हैं ग्रिड पैटर्न्स में, ठीक है, ये रास्ते बने हुए हैं, चारों तरफ ग्रिड पैटर्न्स में घर बने हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, सिटी का पूरा वॉल बना रखा है, इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न्स। और वो भी इतने समय पहले इस तरीके का आर्किटेक्चर वो फॉलो कर रहे थे। जो लोग यहाँ पर बाहर से आके कह रहे थे कि हम सिविलाइज करने आए हैं इंडियंस को, तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अलावा यहाँ पे जब बात आती है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला सिटाडेल वगैरह देखने को मिलेगा, जो रूलिंग क्लास वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे। उसके अलावा सिटाडेल के नीचे लोअर टाउन है। लोअर टाउन में जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बने हैं, ब्रिक के घर बने हुए हैं दोस्तों, जिसमें कॉमन लोग रहा करते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो केवल इंट्रोडक्शन हुआ है। और देखो उसके अलावा यहाँ पे ग्रेनरीज मिली हैं जहाँ पे लोग अनाज रखा करते थे, बड़ी बड़ी साइज़ की, ये देख पाओगे, ये है ग्रेनरीज, अनाज रखने की जगह।
हाउस और ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ हुआ करते थे, डॉकयार्ड सिस्टम भी मिला है, अपनी नाव वगैरह खड़ा करने का सिस्टम आप देख पाओगे, पूरा शहर है ये डॉकयार्ड है। तो इस तरीके का पूरा पैटर्न यहाँ पर इन लोगों ने फॉलो किया। उसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ये ध्यान रखना होगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो यार सवाल तो आएगा ही। जब बात आती है मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा शानदार था, प्रॉपर तरीके से नालियाँ बनी हुई थी जो हर घर से निकल रही थी, है ना। सभी घर के अंदर में कोर्टयार्ड हुआ करते थे, सभी घर के अंदर में बाथरूम्स हुआ करते थे। अब ये ड्रेनेज सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन मोहनजोदाड़ो में दिखाई दिया। अब जब कालीबंगन को देखा तो कालीबंगन वाली जगह पे बहुत सारे घर ऐसे थे जिनके घरों में अपने खुद के कुएं हुआ करते थे, प्राइवेट वेल्स थे। फिर उसके अलावा धोलावीरा और लोथल के अंदर में कुछ चीज़ें फाउंड की गई गुजरात के अंदर। जब यहाँ पे धोलावीरा और लोथल को खोजा गया तो वहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा सेटलमेंट ही चेंज था। यहाँ पे जो पूरा का पूरा इंटरनल सेक्शन था उसको अलग अलग दीवारों से बांट दिया गया था। इस तरीके के सिनेरियो को वो यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। इतने ही नहीं, जो यहाँ पे मिट्टी बोल रहा हूँ, जो ईंटों का इस्तेमाल होता था, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, वो बर्न्ट ब्रिक्स हुआ करती थी। आप ये चीज़ देखो, कोई कच्ची ईंटें नहीं है, मिट्टी से बना के उसको प्रॉपर तरीके से पका दिया गया है, इस वजह से बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। उन ब्रिक्स का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। फिर बात आती है यहाँ पर एग्रीकल्चर पैटर्न की। ये तो टाउन प्लानिंग हमने समझ लिया, अब देखिए एग्रीकल्चर पैटर्न। हड़प्पन के जितने भी गांव, जितने भी विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर मतलब फ्लड प्लेन वाले एरियाज़ में है, नदियों के किनारे हैं, स्पेशली इंडस रिवर के किनारे हैं, तो प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह वहाँ तक पहुँच पाता है। और जब ज़्यादा पानी बरसता है तो दोस्तों यहाँ पर जो बाढ़ वगैरह वो आसपास में आती थी, ये हम देख पाएंगे। तो इसमें पानी प्रॉपर मिलता था, तो इस चक्कर में खेती बाड़ी अच्छी हो पाती थी। वीट, बारले, पी, सीसमम, लेंटिल, चिकपी, राय, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये उगाया करते थे। स्पेशली मिलेट्स, जो मोटे अनाज होते हैं, इसको भी ये कल्टीवेट किया करते थे। गुजरात वाले रीजन में ये कुछ मिला है कि वहाँ पे जो मिलेट्स है, मोटे अनाज है, इसको उगाया जाया करता था। मिलेट्स मोटे अनाज मतलब जोवर, बाजरा, रागी, इनकी बात हो रही है। तो इंडस पीपल जो थे ना दोस्तों, ये इतने एडवांस हो गए कि ये पहले वो बने इंसान जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू किया। कपास, कॉटन को यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस किया। ग्रीक में हम इसको सिंदोन के नाम से जानते हैं। फिर इनकी जो फार्मिंग टेक्निक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और कई सारे अलग अलग यूनिक पैटर्न्स को यहाँ पर इन्होंने अपनाना शुरू किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ये चीज़ नहीं फॉलो कर पाता था। नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि प्रॉपर तरीके से इनको सपोर्ट मिलता था। तो इस वजह से कई बार यहाँ पर इन्हें फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करना पड़ा। ठीक है, गाय भैंसे यहाँ पर पालनी पड़ी, तो मतलब वही पशुपालन किया जिससे यहाँ पर इनका अपना जो जीवन है वो आगे का चल सके। फिर बात आती है इकॉनमी की। कहोगे इकॉनमी मतलब उस समय पर कोई ट्रेड वगैरह हो रहा था? तो दोस्तों इकॉनमी को अगर आप देख पाएंगे तो ये बताया जाता है व्यापार ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हड़प्पन्स लोगों के ज़िंदगी के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सील्स मिली हैं। सील्स में आपको पशुपति सील का नाम सुना होगा आपने। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये सील आपको देखने को मिलेगा जिसपे यहाँ पर राइनो, बफलो, एलिफेंट, टाइगर, इनका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो ये सील बेसिकली यहाँ पे यूज़ करी जाती होंगी सामान के ऊपर में, जहाँ पे चीज़ों को ऑथेंटिफिकेशन देना हो शायद उस लिए। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स वगैरह मिले हैं, वेट्स एंड मेजर, जो दोस्तों हम मॉडर्न समय तक यूज़ करते हुए नजर आए। वेट एंड मेजर समझ लो, सामान तोलने के लिए जो तराजू वगैरह होता है वो यहाँ पर मिला। ठीक है, ये कुछ वेट्स इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रूलर्स यानी स्केल वगैरह जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिला, जो हम मॉडर्न समय तक यूज़ करते हुए नजर आए। उसके अलावा जो ज़्यादातर आइटम्स ट्रेड वहाँ पर करे गए उसमें स्टोन, मेटल, शेल, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और सबसे ज़्यादा जब व्यापार होता था तो बार्टर सिस्टम को यूज़ किया करते थे। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं, सामान के बदले सामान, है ना, इन्हीं का यूज़ होता था, क्योंकि उस समय पर कोई मेटल करेंसी तो थी नहीं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति के पास में चावल है, आपके पास में गेहूँ है, उसे चावल चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लो। तो ये क्या होगा, बार्टर सिस्टम हो गया, सामान के बदले सामान। फिर उसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेडिंग कॉलोनी है ये नदन अफगानिस्तान वाले साइड में थी। इन्होंने सेंट्रल एशिया वाले जो देश हैं, ऊपरी भाग वाले, जो आज यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश जो आज के समय पर देखने को मिलते हैं, उनके साथ में व्यापार करना शुरू किया। और बताया जाता है कि जो हड़प्पन्स थे, ये हड़प्पन सीधा मेसोपोटामियंस के साथ में ट्रेड कर रहे थे। ऐसे भी कुछ एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। इनका व्यापार हुआ करता था दूर वाले मतलब स्तर पे। अगर आप देख पाएंगे, ये रहा इनका पूरा ट्रेड का मैप। ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इधर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। तो यहाँ से व्यापार हुआ करता था इस पर्टिकुलर रीजन में। और यही व्यापार दोस्तों, जैसे मैंने बोला, ऊपर सेंट्रल एशिया तक यहाँ पर गया।
और ये व्यापार इस तरीके से घूमता हुआ चला, ये हुआ करता था उस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्राफ्ट्स की, उनके स्किल्स की, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। देखो वो ना ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी स्किलफुल माना जाया करते थे। जो कॉपर होता है उनका, उस कॉपर का इन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया अलग अलग जगह पर। जैसे कॉपर आता था राजस्थान के खेतरी वाले माइन से, और टिन आता था अफगानिस्तान से। तो कॉपर और टिन को मिलाकर यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज बनाते थे, और उससे यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करा करते थे। इस वजह से इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर कपड़ों वगैरह का भी यूज़ किया गया, कपड़ों की बुनाई वगैरह भी वहाँ पर की गई है, ऐसा पता चला है। और की क्राफ्ट में इतने माहिर थे क्योंकि व्यापार वगैरह हो रहा था, नाव वगैरह बनाना जानते थे, बीड मेकिंग जानते थे, सील बनाया करते थे, टेराकोटा प्रोडक्शन हो रहा था। टेराकोटा यानी कि जो हमारा क्ले होता है उससे पॉटरीज वगैरह बनाई जा रही थी, है ना। गोल्ड स्मिथ ज्वेलरीज वगैरह बना रहे थे गोल्ड से, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा था उस समय पर। एडवांस लेवल पर यहाँ पर लोग रहा करते थे। इतना ही नहीं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब चीज़ें खोजी गई हैं तो उस समय पर यह भी मिलता है, एक बियर्ड मैन बोला जाता है इनको, प्रीस्ट, पंडित जी, है ना। जगह जगह पे इनका जो स्कल्पचर है वो मिला है। और जब आप देख पाएंगे तो इनकी आधे आंखें बंद है, बताया जाता है मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बोला जाता है कि आप देखिए बियर्ड इनका देखो, बियर्ड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। उस समय की बात कर रहे हैं, आज से 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। जो इन्होंने यहाँ पर ये शॉल पहना हुआ है, इसके ऊपर में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फैशन का प्रॉपर सेंस था, डिज़ाइनिंग वगैरह, कढ़ाई वगैरह यहाँ पर आप देख पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी देखो, हाथ में यहाँ पे इन्होंने एक आमलेट भी पहना हुआ है ना, और बियर्ड स्टाइल में रख रखी है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहीं पर डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो मिला है, बहुत ही पॉपुलर स्टैचू। इस स्टैचू में आप देख पाएंगे तो ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, हाथ में यहाँ पर बैंगल्स वगैरह भी नजर आएंगे, बहुत सारी बैंगल्स हैं, है ना। हेयर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है, नेकलेस है, आमलेट्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने पहनी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से फैशन का सेंस उस समय पर। फिर मदर गॉडेस का टेराकोटा स्टैचू मिला है, जैसे मैंने बोला जो क्ले है, क्ले से भी यहाँ पर इस तरीके के जो स्टैचूज़ वगैरह हैं वो ज़्यादातर बनाए गए हैं। लेकिन जो ब्रॉन्ज से बनाए गए स्टैचू हैं इनमें ज़्यादा क्लैरिटी है, जैसे आप देख पाओगे। जो टेराकोटा से बने हुए हैं उनमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बस ऐसी पॉटरीज वगैरह भी यहाँ पर फाइंड करी गई हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सभी लोग रहा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इनका रिलीजन क्या हुआ करता था। तो जो भी रिसर्च हुई है उनके हिसाब से बताया जाता है बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स हैं, वेमेन की बहुत सारी फिगर्स हैं जिनको यहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, यानी उनकी वर्शिप क्या करते थे। और स्पेशली वो जो गॉडेस हैं वो इजिप्ट के गॉडेस के साथ में सिमिलर हैं। जैसे इजिप्ट में यहाँ पर जो एसेस गॉडेस हैं तो उन्हीं की जैसी यहाँ पर कुछ ऐसी गॉडेसेस को पूजा किया करते थे लोग वहाँ पे, मतलब उस समय पर अपने रिलीजन के तौर पर। स्पेशली मेल डीटी भी हैं, पशुपति महादेव योगी पोस्चर के अंदर में उनको डिपेक्ट करा गया है, वो उसी सील के ऊपर में 3 हॉर्न्ड हेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आसपास एनिमल्स है, वही सील जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, कहाँ दिखाई थी, एक सेकंड एक बार फिर दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए बस यार, और कुछ नहीं है। ये आप देख पाएंगे वो क्लैरिटी है पशुपति सील की। तो ये सील वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जैसे हमने देखा कि कुछ सिंबल्स मिले हैं फल्लूस के, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये जो इंडिकेट करता है, ये फर्टिलिटी वर्शिप को इंडिकेट करता है। जो हरप्पन से एनिमल्स, ट्रीज, यूनिकॉर्न, इन सबको भी यहाँ पर वर्शिप क्या करते थे, इनको भी पूजा करते थे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। तो रिलीजन के आधार पर ये कुछ डेटा हमारे पास में आया है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि आखिरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ, और डिक्लाइन होने के पीछे के कारण क्या है, कैसे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके खत्म हुआ। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि रिसर्चेस हुई हैं, थ्योरीज भी बहुत सारी होंगी। तो यहाँ पर एक इन्वेजन थ्योरी भी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि जो इंडो यूरोपियन ट्राइब्स हैं, जिनको आर्यंस के तौर पर हम जानते हैं, उन्होंने इन्वेड किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरह से हटा दिया। और मतलब ऐसी थ्योरीज बहुत सारी हैं, न्यूमरस थ्योरीज हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि देखो एनवायरमेंटल चेंजेस एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। एनवायरमेंट में बहुत तेज़ी से बदलाव होना शुरू हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, अर्थक्वेक्स आने लगे, भूकंप आ रहे थे, भूकंप से यहाँ पर नदियों के रास्ते बदल गए। उसके अलावा कई सारे एरिया पे जहाँ पे पहले पानी मिल रहा था नदियों से, अब वो एरिया सूख गया पूरी तरह से। वाटर सोर्सेज वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, पानी सूख सा गया। जो बारिश हो रही थी उसके पैटर्न के अंदर में चेंजेस होने लगे। मॉनसून पैटर्न्स में एक शिफ्ट सा आ गया, क्योंकि एनवायरमेंट में चेंज हो रहा था। तो जिस चक्कर में जहाँ पे बारिश पहले हो रही थी, फसल अच्छी खासी हो रही थी, अब बारिश होना बंद, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ा, खाने पीने को चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, फूड शॉर्टेज हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे फ्लडिंग बताया जाता है
क्योंकि जो रिवर्स कोर्सेज हैं, जो नदियां हैं, उनके रास्ते बदल से गए थे भूकंप की वजह से। इस चक्कर में कई सारी जगह पर जो फ्लडिंग है वो यहाँ पर हो गई। बहुत सारे एरिया में जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत भयानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा इन लोगों को, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो ख़त्म सी हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैंने तो बस खाली आपको ऐसे ही मज़े मज़े में करंट अफेयर के तौर पर पढ़ा दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारा डेटा है। पार्ट्स में अगर आप कवर करोगे तो ढेर सारी बातें हैं कवर करने के लिए। कभी टाइम मिलेगा तो मैं अलग से सब्जेक्ट शुरू करूंगा यूपीएससी के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ पर, बट यार वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो इस चक्कर में मैं आपको अभी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन करंट अफेयर्स में भी आपको पता है पॉलिटी लगभग मैंने लक्ष्मीकांत के आधे से ज़्यादा चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके मॉर्निंग वाले वीडियो में कवर कर रखा है। ज्योग्राफी के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं, ऐसे ही कवर होते रहते हैं। इकोनॉमी के कई सारा बेसिक डेटा कवर कर रखा है। तो वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है, प्लस करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चर्चाओं में था। अब सवाल बन सकता है, अब हमने ऐसे पढ़ा है कि भाई चाहे मेंस में आए चाहे प्रीलिम्स में आए, अब किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा या जीएस पेपर नंबर 1 की भी तैयारी करेगा तो वहाँ सभी जगह पर इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आर्टिकल लंबा हो गया है, लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए यार। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है एक क्वेश्चन। ये देखो, यूपीएससी ने 2013 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 चीजें बताइए, बताओ इन तीनों में से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पहला, क्या उस समय पर बहुत बड़े बड़े मंदिर और पैलेस हुआ करते थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो पहला वाला ऑप्शन तो दोस्तों गलत है। दूसरा, क्या वो लोग मेल और फीमेल डिटीज को पूजा करते थे? हाँ बिल्कुल, हमने देखा वर्शिप क्या करते थे, अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा, क्या वहाँ पर एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन शैरियट देखने को मिला करते थे, जो युद्ध वगैरह है उनमें रथ वगैरह देखने को मिला करते थे? ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये सवाल पूछा गया। और पता है इतना ही नहीं, ये देखो मेंस में 2015 2014 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये है टॉपिक का इंपॉर्टेंस। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये देखिए, मैंने बोला था ना यहाँ पे आपको सभी सोर्सेस मिलेंगे। डाउन टू अर्थ का एक न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत ही काम का। बात हो रही है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज के बारे में। ये राइनो जो है आज के समय पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में जा चुका है, जिसको लेकर आर्टिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं। दोस्तों मेक श्योर करें वीडियो पे यार लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करेंगे चैनल को। 3000 लाइक्स का टारगेट है तो वीडियोस पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने न्यूज़ पढ़ ली है कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो गैंडा है, ये आज के समय पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आज हमें सबसे पहले राइनोज के बारे में पढ़ना होगा। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम से गुजर तो रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गए असम के अंदर में, क्योंकि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा राइनोज वहीं पे पाए जाते हैं। तो काजीरंगा हो गया, उसके आसपास के और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, वहाँ सभी जगह पर इतनी प्रोटेक्शन दी है कि अब राइनोज का जो हंटिंग है, जो उसको मारा जा रहा था, शिकार किया जा रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज के बारे में पता होना चाहिए। ये जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज है, एक सींग वाला गैंडा, इसको हम इंडियन राइनोज के नाम से भी जानते हैं। वैसे राइनोज में बहुत सारे राइनोज हैं, 3 एशियन राइनोज आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से सबसे बड़ी प्रजाति इंडियन राइनोज की ही है। ठीक है, और ये जो वन हॉर्न राइनो है, इसका साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये वन हॉर्न राइनो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? भारत और नेपाल में देखने को मिलेगा, स्पेशली हिमालयाज वाले रीजन में। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, ये भारत में कई सारे रेंजेस में, स्पेशली असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है, इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडियन राइनोज की। लगभग बताया जाता है 2401 राइनोज वहाँ पे प्रेजेंट हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो इनको जंगलों में या नदियों के किनारे काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद है। फीचर्स की बात करेंगे तो ये जो एशियन राइनोज जो होते हैं, इनमें जो मेल इंडियन राइनो है, इनका वजन लगभग 2200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाइट 170 से लेकर 186 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बोला जाता है ये जो सिंगल ब्लैक हॉर्न है, यहाँ पर इनसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक सींग की वजह से यहाँ पर इनको आराम से पहचाना जाता है कि वन हॉर्न राइनो है ये। उसके बाद ये भी मेंशन किया जाता है, ये जो राइनो है स्पेशली इनका डाइट वगैरह आप देख पाएंगे तो घास वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही फ्रूट्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादातर खाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बना तो यहाँ से बनेगा। IUCN के अंदर में इन वन हॉर्न राइनोज को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है।
यानी कि ये पर्टिकुलर प्रजाति इनकी खतरे में है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और हम इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा भी रहे हैं। समझ गए? चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही काम का, देखिए यहाँ पे लाइव मिंट का सोर्स भी आपको मिल जाएगा। बहुत काम का आर्टिकल है। हुआ ये, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में जो हिल्सा मछली आती है, ये आपको देखने को मिलेगी। मछली बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो जो हिल्सा मछली है इसको यहाँ पर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है भारत के अंदर में। तो अभी यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था, उस बैन को हटा दिया है और बोला है कि दुर्गा पूजा के समय पर हम 3000 टन के आसपास हिल्सा मछली भारत के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में, स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, इस हिल्सा मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये इस वजह से चर्चाओं में है। ये एक्सपोर्ट किया जाने वाला है आने वाले समय पर, अक्टूबर के महीने में। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये जो हिल्सा फिश है, इसके बारे में कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए, ये मछली की वो प्रजाति है जो कि एक फैमिली, क्लूपिडे फैमिली से बिलोंग करती है। इसको हम इलिश के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस मछली को लेकर बहुत सारी अलग अलग कस्टम्स हैं, कल्चरली यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसको लेकर कई सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर बंगाल के अंदर में होती हैं। ये मछली आज के समय पर कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? बांग्लादेश के अंदर में, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, इवन पर्शियन गल्फ वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगी। यह है इंडिया, यह है यहाँ पर बांग्लादेश, इधर आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा यहाँ पर ओमान, ओमान के बगल से रास्ता जा रहा है ना, यह है पर्शियन गल्फ। तो ये वो पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पर यह हिल्सा वाली मछली पाई जाती है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम इतिहास देखें तो भारत में मछली कहाँ से आई, पता चलता है कि बांग्लादेश से यह मछली माइग्रेट कर गई और माइग्रेट करके इलाहाबाद के अंदर गंगा रिवर सिस्टम में आई है, यानी कि वहाँ से, बांग्लादेश से यहाँ पर तैरते तैरते इंडिया में पहुँची। उसके बाद इनकी पॉपुलेशन इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक सॉल्ट वाटर फिश है, खारे पानी में रहना पसंद है। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों अगर आप कह सकते हैं, मतलब वैसे तो सॉल्ट वाटर फिश बोला जाता है इसको, खारे पानी में इसको रहना पसंद होता है, लेकिन फिर भी स्वीट वाटर के अंदर भी माइग्रेट करती है। बे ऑफ बंगाल से गंगा वाले रीजन में भी यहाँ पर आती है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मछलियाँ सीधा बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करी हैं ऐतिहासिकली, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आज के समय पर बांग्लादेश हिल्सा मछली के मामले में दुनिया की 70% मछली को प्रोड्यूस करता है और इवन बांग्लादेश की ये नेशनल फिश भी है, इसको भी ध्यान रखना होगा। कंजर्वेशन स्टेटस की जब बात आती है तो IUCN के अंदर में ये मछली लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी अवेलेबल है। तो इसको लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली या कंसर्निंग वाला सिनेरियोज है नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में। द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है यार इस आर्टिकल में। ध्यान से चीज़ें सुनते हुए चलना। लास्ट में आपको क्विज मिलने वाला है, उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके सामने आंसर नहीं होगा, आंसर दिमाग बैठा के चलना है। इससे आपको समझने की ताकत बढ़ेगी, याद रखने की ताकत बढ़ेगी। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने अभी ये व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को चलाया, ताकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो वीमेन फार्मर्स हैं, उन वीमेन फार्मर्स को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। उनके लिए बहुत सारी नौकरियां जनरेट की जाएंगी, स्पेशली गांव के अंदर में जो दूध वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि जब बात आती है व्हाइट रिवॉल्यूशन की, जैसे हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं हरित क्रांति, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ऐसी दोस्तों जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ये डेयरी सेक्टर यानी मिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहले यहाँ पर इंडिया इतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करता था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद में हम लोगों ने बहुत सारा मिल्क का प्रोडक्शन किया। इवन आज दुनिया में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो इस वजह से यहाँ पे मेन फोकस है कि इस मिल्क के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि देश के अंदर में इस मिल्क के न्यूट्रिशन की वजह से देश में हो रहा जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, ये ख़त्म किया जा सकेगा। इसलिए यहाँ पर इस व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ध्यान रखिए दोस्तों, व्हाइट रिवॉल्यूशन को किसने लॉन्च किया था, इसके फादर कौन है, तो ध्यान रखिए वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये वो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। एक समय पर हमारे देश में ये दूध की कमी हुआ करती थी, आज हम दुनिया में लीडर बने हैं मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और ध्यान रखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत हमारा टारगेट है
कि हम डेली बेसिस पे बहुत सारा जो मिल्क है उसको प्रोड्यूस करेंगे, और जो आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को एक इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा, महिलाओं को भी चांस मिलेगा कि वो यहाँ पर डेयरी सेक्टर में आ सकती हैं और ढेर सारा अमाउंट को जनरेट कर सकती हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। उसके अलावा दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मार्केट में सस्ता अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से बच्चे बच्चे तक पहुँचेगा और उसके अंदर में जो कुपोषण जैसी प्रॉब्लम है यानी कि माल न्यूट्रिशन है उससे लड़ा जा सकेगा। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इस मिल्क प्रोडक्शन का भारत के अंदर में टोटल स्थिति क्या है, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। जब बात आती है ग्लोबल रैंकिंग की तो इंडिया आज दुनिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ पे 2022-23 के अंदर में हमने 231 मिलियन टन्स के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया, और 1951 से लेकर 1952 की जब बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर में 17 मिलियन टन्स के आसपास ही केवल प्रोडक्शन हुआ था। आप इमेजिन करिए, यह है डिफरेंस। 1950 में 17 मिलियन टन प्रोड्यूस किया और आज 2022-23 में 231 मिलियन टन के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया गया है। तो इंडिया वर्ल्ड लीडर है। उसके अलावा जब बात आती है टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक रिपोर्ट आई है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की। उन्होंने ये बोला कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का टोटल 15% यानी 15 से भी ज़्यादा 15.72% के आसपास मिल्क प्रोड्यूस करता है। दूसरे पे आता है राजस्थान, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे है आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनको बोला जा रहा है टॉप 5 राज्य इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश का, क्योंकि हम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर में ये 5 राज्य हैं जो आज 50% से ज़्यादा ये दूध का प्रोडक्शन करते हैं। इसी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लेकर आया गया ताकि मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय पर मिल्क के प्राइसेस देश में बढ़ चुके हैं। एक समय पर 42 रुपये लीटर हुआ करता था दूध, आज दोस्तों यहाँ पर 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और अगर आने वाले समय पर ये कॉस्ट बढ़ेगी तो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा, लोग यहाँ पर इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। तो मिल्क के एक्सपेंडिचर के ऊपर में लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। हमारा टारगेट है ज़्यादा प्रोडक्शन करके इसके प्राइसेस को कंट्रोल करना। समझ गए? अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होगा। अब सवाल यह है कि सर ये ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होगा कैसे? उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जेनेटिकल इंप्रूवमेंट करना होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का, इसको इंट्रोड्यूस करना होगा। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो यहाँ पर फीमेल काफ्स होती हैं, इनकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो गाय जन्म लेंगी, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने क्या करा, ओकाइट्स को लिया, उसके बाद में इसको फर्टिलाइज किया, एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया एक रिसिपेंट गाय के अंदर में। अब ये गाय जब यहाँ पर दूसरे गाय को जन्म देगी तो वो हायर मिल्क प्रोडक्टिविटी के साथ में देगी, जिसमें जैसे कि आते कंकरेज, गिर काऊ, है ना, ये ज़्यादातर दूध, अच्छा दूध और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनाने से गाय ऐसी जन्म लेंगी जो ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करेंगी। या दूसरा कदम हम उठा सकते हैं, गाय के लिए अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, मतलब गाय भैंसों को अच्छा न्यूट्रिशन देना। क्योंकि इस वजह से अमूल जो है, अमूल ने अभी आपको ध्यान होना चाहिए एक प्लांट खोला है जिसका नाम है टोटल मिक्स्ड राशन प्लांट। ये गुजरात के अंदर में सेटअप किया गया है। और इस प्लांट का मेन पर्पस क्या है? इस प्लांट का मेन पर्पस ये है कि जो रेडी टू ईट फॉडर है ये यहाँ पर बनाते हैं सस्ते दाम में। यानी गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता है अच्छी क्वालिटी का चारा, जिसमें मेज, जोअर, ओट, ये सब चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो इसको जब गाय भैंस कंज्यूम करेंगे तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सब चीज़ें मिलेंगे, जिससे यहाँ पर जो मिल्क है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होगा और ज़्यादा मात्रा में भी प्रोड्यूस हो सकेगा। तो ये इस बात को ध्यान रखेगा। अब देखिए यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, चाहे तो आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। भारत की आज़ादी के बाद में अलग अलग प्रकार के जो क्रांति आई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बारे में बताइए। और कैसे इन रिवोल्यूशंस ने गरीबी कम करने में मदद की और भारत में फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया, ये बताइए। 2017 का क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए अगला आर्टिकल में भी लास्ट आर्टिकल लेकिन बहुत काम का है। पीएम जुगा स्कीम हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में हमको देखने को मिली है। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। पीएम जुगा का ध्यान रखना, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। कई क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं मेंस के अंदर भी। तो पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हुआ यहाँ पर यह है, यूनियन कैबिनेट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस अभियान को अभी हाल ही में अप्रूवल दिया।
इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ध्यान रखेगा, शॉर्ट फॉर्म में पीएम जूगा इसको बोल दिया गया। इस पर्टिकुलर अभियान का मेन पर्पज़ है जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनको, जो भी यहाँ पर हमारी जनजाति समुदाय अलग अलग हैं, इनको यहाँ पर सपोर्ट करना, सोशियो इकोनॉमिकली इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना। इसके लिए पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई। नाउ अब पहली चीज़, ये जो पीएम जूगा स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम का पॉइंट है। एक होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जहां पर केंद्र सरकार सारा पैसा अकेला खर्च कर रही होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो पीएम जूगा में दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे, इस वजह से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ध्यान रखिएगा। और इस स्कीम के माध्यम से वह राज्य, उन राज्यों के अंदर वो वाले गांव जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके परिवार के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो ज़्यादा पीछे रह गए हैं बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में, तो उनको सपोर्ट करना, वहाँ पे लोगों का कल्याण करना ताकि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल में आ सकें। तो इसलिए दोस्तों जो पीएम जूगा है इसके बहुत सारे टारगेट एरियाज और कवरेज है। बोला जा रहा है पीएम जूगा क्या करेगा, 549 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, 2740 ब्लॉक्स को कवर करेगा। ये वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल मेजॉरिटी गांव वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ट्राइबल मेजॉरिटी गांव लगभग 30 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। उन गाँव में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ब्लॉक, सभी प्रकार के एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर यह पर्टिकुलर पीएम जूगा स्कीम को लेकर आया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो नाम से ध्यान रखना है, उनके उन्नति के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया। ये लगभग 63,000 गाँव को कवर करेगा, जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ये सेंसस के आधार पर, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट जनगणना तो है नहीं हमारे पास, तो हम 2011 वाली सेंसस को ही फॉलो कर रहे हैं। 2011 वाली सेंसस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भारत के पास में टोटल शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 10.42 करोड़ के आसपास है। तो इंडिया में एसटी की पॉपुलेशन 10.42 करोड़ यानी 8.6% के आसपास टोटल पॉपुलेशन में इनका एक कंट्रीब्यूशन है। और इसमें से लगभग 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको नजर आएंगी। तो हमारा ये जो पीएम जूगा है इसका फोकस यही है कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना, अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा जीवन यहाँ पे प्रोवाइड करवाना, इनके लिए जो स्कीम्स आई हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जैसे अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो इनके लिए आगे काम करने वाले हैं, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसमें पक्का हाउस दिया जाएगा, विलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब यहाँ पर देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्विज की तरफ। अगर आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुना है, मन से आपने पूरा का पूरा डिस्कशन सुना है, तो अच्छे से आप सभी क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। नहीं सुना है तो नहीं दे पाओगे। आज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपके सामने आंसर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत काम का है ये। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारत बोल रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सी साइट है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम पाया गया? ऑलमोस्ट सभी घर के अंदर में अपने कोर्टयार्ड और अपने बाथरूम थे। चलो बताओ, पीछे नहीं जाना है बिल्कुल भी, अपनी मेमोरी को टेस्ट करो, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेंगे, भी बताऊंगा मैं इसका आंसर। पीछे नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो बताइए वो जो साइट है उसका नाम। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे भारत का सबसे ज़्यादा राइनो का पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा? राइनो की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। पहले मैं क्या कर रहा था, ये देखकर नीचे ऑप्शन दे देता था, अब ऑप्शन देख के तो हम बता सकते हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर जा चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है, जो हिल्सा फिश है, ये जो मछली है, ये इलाहाबाद में माइग्रेट करी गंगा रिवर सिस्टम में, और ये माइग्रेट जो इलाहाबाद में की है, ये मछली सीधा पाकिस्तान से आई है। ये बात सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स है? बताइए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के अंदर में जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उस राज्य का नाम सीधे सीधे लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन, जो पीएम जूगा स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या नहीं आपको बताना है, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स बताइए, क्या होना चाहिए, सही है या गलत है? फिर आखिरी क्वेश्चन बात करता है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसको लॉन्च किया गया था 1970 में, लेकिन किस पर्सनालिटी के थ्रू?
कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया या उनको फादर बोला जाता है, उनका नाम बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, पॉज करके आराम से इसके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 सेकंड बाद लगातार हम इसके आंसर्स को कवर करना शुरू करेंगे। देखते हैं हमको कितना याद है। ठीक है, यहीं पे मैं भी याद करता हूँ और आपको ही पढ़ाता हूँ। चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई बताइए, वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को मिला? बताओ बताओ। बोला था मैंने ड्रेनेज सिस्टम कुछ जगह पर था, मोहनजोदाड़ो वो इंपॉर्टेंट साइट है। सही हुआ किस किस का? ठीक है। दूसरा, वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा राइनो पॉपुलेशन है? बताओ। वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, वो काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? उस स्टेट का नाम भी लिखना है आप लोगों को नीचे कमेंट में। तीसरा क्वेश्चन, जो हिल्सा मछली है ये माइग्रेट कर गई है इलाहाबाद में, वो भी गंगा रिवर सिस्टम में, क्या ये पाकिस्तान से एंटर करी है? सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स है, ये गलत है। पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश से आई है, ध्यान रखना। अब यहीं पर मैं आपसे एक एडिशनल सवाल पूछूंगा। बताओ हिल्सा में जो मछली है, जो ये फिश है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, और भी चीज़ें यहाँ पर याद रख पाओगे फिर। अगला सवाल, भारत का जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बताओ यहाँ पे वो कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बाद मैंने आपको दूसरा, मैं वैसे तो 5 राज्य बताए थे, आपको बस खाली याद करना है दूसरा और तीसरा कौन से राज्य था। बताओ सेकंड और थर्ड यहाँ पे इसके बाद सीक्वेंस में कौन सा राज्य आना चाहिए। चलो 5वां क्वेश्चन, PM-JUGA क्या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना इस बात को। अब आप लोगों से यहाँ पर एक और सवाल, आपको ये बताना है, यहीं पर इसका आंसर देना, उसके आगे स्लैश लगा के लिखना कि बताइए सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बीच स्कीम के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन बोलता है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये 1970 में किसके थ्रू लॉन्च किया गया? वर्गीस कुरियन दोस्तों यहाँ पर वो है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनके थ्रू लॉन्च किया गया। तो आपने अगर आंसर सही लिखे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में इन सब के उत्तर देने हैं, सभी लोगों को देने हैं। जो यहाँ पर सही तरीके से 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर देगा उसके कमेंट को हार्ट मिल जाएगा चैनल की साइड से, मेरी साइड से। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो। और आपकी मेमोरी पावर नो डाउट दोस्तों बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगी। ये वैसे इसके आंसर हो गए। चलिए फिलहाल के लिए, और यह है आज का हमारा सेशन। कैसा लगा फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में द हिंदू के वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।